प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। स्वात की जो सूरत हाल है, अमन व अमान की सूरत हाल, उस पर बहुत तशवीश पाई जाती है पार्लियामेंटेरियंस में, मकामी लोगों में, सिक्योरिटी इदारों में। तमाम जो अहम हल्के हैं पाकिस्तान के, वो इस सूरत हाल को तशवीश की नज़र से देख रहे हैं। आज पार्लियामेंट में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि ये आग जो उठी है ये हमारे घरों को पहुँच सकती है और हम खुदा न खास्ता माजी की सूरत हाल में वापस जा सकते हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये अमन व अमान कायम कर रखना स्वात और उसके गिर्द के इलाकों में, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। कौन अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है? एक तो ये बड़ा अहम सवाल है जो आज के प्रोग्राम में हम रखेंगे। दूसरा, नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो अपनी अपीलें थी आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ वो वापस ले ली हैं। 2015 में ये अपीलें दायर की गई थी और आज 2022 में ये कहा गया है कि हमारे पास इन अपीलों को डिफेंड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं। और ये बड़े अहम नौयत के केसेस थे और ये बड़े पुराने केसेस चले आ रहे हैं। ये ख़ास तौर पर जो SGS कोटेक्ना रेफरेंस था, इसमें ये वही केस है जिसको NRO के जरिए ख़त्म किया गया था पाकिस्तान में, जबकि स्विस अदालत में इसमें सज़ा दी गई थी और 2003 में गिल्टी करार दिया गया था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को और आसिफ जरदारी साहब को। और ये वही केस है जिसमें गिलानी साहब को ख़त लिखने का कहा गया था, तो फिर उन्होंने ख़त नहीं लिखा था। और अब जब 2015 में इसकी अपीलें दायर की गई और 2022 तक कुछ ना हो सका तो ये अपीलें वापस ले ली गई हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर PDM के अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें हैं, ख़ास तौर पर ज़िमनी इंतखाबात के बाद ANP और JUI के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आ रही थी हमारे सामने। इस पर भी हम बात करेंगे। डॉलर नीचे नहीं आ रहा बल्कि ऊपर जा रहा है, अगरचे मामूली रफ्तार से ऊपर जा रहा है लेकिन जा रहा है। और इस पर जो है वो ख़ास ओपन मार्केट में और इंटर बैंक मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये दावा किया गया था इसहाक डार साहब की तरफ से कि मैं आया हूँ और अभी मैंने कुछ किया भी नहीं है, जहाज़ में बैठते ही रुपया जो है वो ताकतवर होना शुरू हो गया है। ये चंद दिन का ये जो बयान था इसहाक डार साहब का, या जो फिनोमेना था, ये चंद दिन का मेहमान साबित हुआ है। आखिर क्या हो रहा है? इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ आलिया हमजा साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आलिया साहबा। जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ANP के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। और कादिर मंदुखैल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। मैं इससे पहले कि जाहिद खान साहब के सामने पहला सवाल रखूँ, मैं आपको ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आज का सुनवाना चाहता हूँ जो पार्लियामेंट में उन्होंने दिया और जिस तशवीश का इजहार किया स्वात की सूरत हाल को लेकर। जरा सुनिए। ये इस तरह जो सिलसिला हो रहा है इसको जारी और सारी नहीं रहना चाहिए कि आज से 11-12 साल कबल स्वात में जो कुछ हुआ और यहाँ तक कहा जा रहा था शायद जो लोग इस वक्त स्वात में हैं उनसे इस्लामाबाद ज्यादा दूर नहीं रह गए। जो इस वक्त हो रहा है स्वात में या दूसरे इलाकों में, वो आग जो है मेरे दामन को भी पकड़ सकती है या मेरे दामन तक भी पहुंच सकती है, सबके दामन तक पहुंच सकती है। स्वात और दूसरे इलाकों में जो कुछ हो रहा है, ये आग हमारे घर को भी पहुंच सकती है। जाहिद खान साहब, ये कितनी तशवीशनाक बात है और आपके ख्याल में ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है या वफाकी हुकूमत की है? देखिए जी, ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी ये अभी की नहीं है, ये 1-1.5 साल से है। आपको याद होगा 1-1.5 साल से हम चीख रहे थे कि जी ये हमारी जो हुकूमत है सूबाई, उनके बहुत सारे वजीर बता दे रहे हैं और ये लोग वापस आ रहे और सेटल हो रहे, लेकिन किसी ने कान नहीं धरा। और बदकिस्मती से जो हमारी नेशनल मीडिया है वो और जंबेलों में लगी हुई है। आज जब बहुत आग भड़की ना तो अभी ये हमारे नेशनल चैनल्स पे आ गए, तो नेशनल मीडिया पे आ गए। हमें समझता हूँ कि हमारे वहाँ हालात बहुत खराब है, सिर्फ स्वात नहीं है। अब स्वात जाए, अब दीर जाए, अब चतराल जाए। अभी आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के एक वजीर को भी उठा दिया और फिर जब उससे मुज़ाकरात हुई, जब उन लोगों को रिहा किया तो फिर उसकी रिहाई हुई। मैं एक बात करना चाहता हूं कि हम काफी अरसे से कह रहे हैं, हमारा जो गवर्नर था वो गवर्नर साहब से भी 2 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन वो जो उसका पुराना स्पोक्समैन था उसने कहा कि मैंने 70 लाख पे उनकी बात की। और आज उनके एक मिनिस्टर कह रहा है जो आतिफ खान, वो कहते कि जी मुझे भी लेटर आया कि जी आप बता दे दे वरना फिर आपने ख्याल रखे। मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि किसकी जिम्मेवारी है। देखिए 18 अमेंडमेंट के बाद ये सूबाई जिम्मेवारी है और सूबाई जिम्मेवारी, और हाँ जहाँ पे उनको मुश्किलात है, जहाँ वो नहीं कर सकते। आपको याद होगा 2008 में जब हम आए तो बिल्कुल आग बढ़ फूटा था, बल्कि स्वात में तो कोई पाकिस्तान का झंडा लहरा ही नहीं सकता था। हमने मुज़ाकरात की, मुज़ाकरात नाकाम हुए, फिर हम ऑपरेशन के लिए, लेकिन हमने उनको सपोर्ट किया। किसको? हमारे अपनी फोर्सेस को। और हमने अपने सूबे से सूबाई असेंबली से करारदाद पास करवा दी
और हमने जो लोग हमारे साथ सूबाई असेंबली में नहीं थे, पीटीआई के उस वक्त सूबाई असेंबली में नहीं थे, लेकिन उनके वहाँ लोकल लीडरशिप को हमने बुलाया, हमने मुशावरत की, मुशावरत के बाद फिर हमने नेशनल असेंबली में लेके आए, फिर इधर से पास कराया और फिर हमने उनको पॉलिटिकल ऑनरशिप दे दी है और फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। आपको याद है 35 लाख लोग स्वास्थ्य से निकल आए थे, लेकिन 3 महीने के अल्लाह की फजल से 3 महीने के अंदर हमने वापस उनको भी उधर आबाद किया था। और हमने और उससे पहले आप खुद इसका विक्टिम रहे हैं, आपके बहुत सारे लीडर्स ने शहादतें दी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे लोगों ने भी बहुत सी शहादतें दी हैं। तो ये खुदा न खास्ता जो चेहरा आज ख्वाजा आसिफ साहब दिखा रहे थे और कह रहे थे कि हम कहीं माजी की सूरत हाल पर ना चले जाएं, वो तो अल्लाह ना करे, वो तो बड़ी भयानक सूरत हाल हमने इस पूरी कौम ने देखी है। तो इस पर कितनी तशवीश सूबाई हुकूमत को है? सूबाई हुकूमत शिकायत तो कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जी ये हो रहा है, भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं, लेकिन खुद अमन व अमान की जिम्मेदारी कायम रखना, जाहिद खान साहब ये कहते हैं, आलिया हमजा साहबा, कि सूबाई हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी है। असद मुझे एक बात कंप्लीट होने दे, फिर उनसे सवाल कर ले। देखिए एक बात सुन ले जी, जाहिद साहब कर लें जी, कहिए कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो आज उसको मिनिस्टर कह रहे हैं, ये हम बहुत पहले से कह रहे थे, और सूबाई हुकूमत के ऐसा नहीं है। अभी आपको पता है, अभी नेशनल सिक्योरिटी का एक मीटिंग बुलाया गया था जिसमें हम भी गए, हमने तो अपनी बात रखी, लेकिन हुकूमत के चीफ मिनिस्टर ने बाइकआउट किया। तो बाइकआउट यार और चीजों पे करो ना, हुकूमत को गिराने गिरा दो, हुकूमत से लेना है ले लो, लेकिन ये तो इंसानों के आप इस पे बाइकआउट न करें। अगर आप बाइकआउट करेंगे तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपका कैसे फेवर करेगा? हम आपके साथ है, यानी हम अपोजिशन में अगर आपके साथ पेशावर में बैठे सूबाई असेंबली में, अगर मरकजी हुकूमत आपका साथ नहीं दे रहे, हम आपके साथ है, लेकिन आप उठे तो सही, आवाज तो निकाले। अगर आप आवाज ही नहीं निकालते, आप कहते कुछ नहीं, आप मीटिंग में नहीं जाते हैं, अगर मीटिंग में जाते तो हमारे नुमाइंदा भी उधर बैठा था, उसको हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये मसला आप किस मीटिंग का हवाला दे रहे हैं कि जिसमें चीफ मिनिस्टर बॉयकॉट कर दिया और वो नहीं गए, जाहिद खान साहब? जी बिल्कुल जी, अभी जो हुआ, अभी जो बाइकआउट, अभी जो वो था मीटिंग थी ना, उसमें उन्होंने बाइकआउट किया। अब मुझे बता दें कि जब इस सूरत हाल में आप बाइकआउट करेंगे तो फिर आप शिकवा किस तरह करेंगे फेडरल गवर्नमेंट से? फेडरल गवर्नमेंट ऐसे खुद नहीं आ सकता है, फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2-3 बड़ी अहम बातें आपने की हैं। जाहिद खान साहब, आलिया हमजा साहबा इसका जवाब देंगी। आलिया साहबा, एक तो ये बता दीजिए कि इस अहम मामले पर अगर आप बॉयकॉट करेंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी, और दूसरा यह है कि आप खुद कितना जिम्मेदार हैं इस सूरत हाल का? और फिर जाहिद खान साहब तो कह रहे हैं कि 1-1.5 साल से यह मामला चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू असद साहब। असद साहब, मुझे खुशी तो ये हुई है कि सबसे पहले सवात का मामला हमने अपने प्रोग्राम्स में उठाना शुरू कर दिया है। मैं याद कराती जाऊँ, सवात का ये मामला सबसे पहले हमारे जो एक्स मिनिस्टर हैं मुराद सईद साहब ने, उन्होंने उठाया था, और जब वो बार बार इस बात को उठा रहे थे और वो ये बता रहे थे, और जब हमारे केपीके के मिनिस्टर्स को गोलियां मारी गई थी, उनके पूरे पूरे खानदानों को शहीद किया गया था, ये आज से 3-4 माह पहले की बात है। और जब ये सारा कुछ हम उठा रहे थे तो तब तो ये सारे के सारे जो फेडरल गवर्नमेंट में बैठे थे और आज वजीर दिफा जो हमें ये बातें सुना रहे हैं, उनसे पूछें सवात से स्याह कहाँ जा रहे हैं? बॉर्डर से जो तारे तोड़ के तालिबान कैसे एंटर हो गए? बॉर्डर पे कौन, किसकी जिम्मेदारी है बॉर्डर्स की हिफाजत करना? ये नहीं पता चल रहा कि तालिबान जो है वो भत्ताखोरी क्या कर रहे हैं, तालिबान हमारे मिनिस्टर्स को भत्ते की पर्चियां कैसे दे रहे हैं, तालिबान हमारे मिनिस्टर्स के घरों के साथ खून की होली कैसे खेल रहे हैं। जब ये सारी बातें हम 4-5 महीने से कर रहे थे, मुराद सईद एक बात के ऊपर बात कर रहा था। अब जब सवात के लोग खुद उठकर खड़े हो गए हैं और सवात के लोगों ने ये बता दिया है कि वो अब किसी किस्म के तालिबान को वहां आने नहीं देंगे, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, इमरान खान से अकेले तो आप मुकाबला कर नहीं सकते थे केपीके में, इसलिए वहां तालिबान को उठाना पड़ा। और सिंध में आपको पता है एमक्यूएम के सारे धड़ों को इकट्ठा करना पड़ा। तो यहाँ पर तालिबान को तो सवात के लोगों ने मुस्तरद कर दिया है और एमक्यूएम को सिंध के लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। मैं सिर्फ इतनी सी बात बता दूं, सारा कुछ आप सूबाई हुकूमत पर डाल दें, ये भी डाल दें कि जो बाढ़ जहां से तालिबान आ रहे हैं वो भी सूबाई हुकूमत के उसमें थी। इन लोगों को तो पता ही नहीं चला, इन लोगों को तो अपनी सियासतों से फुर्सत नहीं थी, इन लोगों को तो अपने गठजोड़ से फुर्सत नहीं थी। इन लोगों से एक सेकेंड असद साहब, इमरान खान को रोकने के लिए ये खून की होली मत खेले इस मुल्क में। अभी भी हम ये कह रहे हैं, हम वो लोग हैं जो पुरअमन सवात के लिए, क्योंकि यहाँ
किसी का घर नहीं आएगा, हमारे घर इस आग में झुलसेंगे, हमारे बच्चे यहाँ पर APS की तरह लहू बिल्कुल सही है। खुदा ना खास्ता ऐसा हो, क्योंकि बहुत सख्त वक्त जो है वो एक ज़माने में पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा ने देखा है। बहुत सख्त वक्त हम देख चुके हैं, तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं सियासत ना करें, खुदा का वास्ता है इमरान खान को रोकने के लिए ये काम ना करें। बिल्कुल सही है, मगर इस बात का फिर आप क्या जवाब देंगी जो अभी जाहिद खान साहब कहते थे कि सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग में चीफ मिनिस्टर बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं, वो क्यों नहीं गए? मेरी एक बात सुन ले, इनकी कौन कौन सी मीटिंग्स है? इन्होंने तो कभी मीटिंग्स में हमें बुलाया ही नहीं है। मैं 100 एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, बुलाया इन्होंने किसी को, सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जमात थी। पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा ब्रीफिंग हुई कि हम क्या मुज़ाकरात करें तालिबान बुलाया जाता है, वहां आप जाते नहीं हैं। सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स मुझे तो उस मीटिंग के बाद एक सेकेंड नहीं आपको खुद बुला लिया कि आप आए, पेश हो जरा जाके कमेटी में। एक सेकेंड मैं थोड़ी सी बात करूं। मुझे उस मीटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता। मेरे ख्याल में KPK की गवर्नमेंट उस पर ज्यादा रोशनी डाल सकती है, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती कि जो इनके नॉलेज में और मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं साफ आपको बताऊंगी कि उस मीटिंग के वेयर अबाउट्स के बारे में KPK के लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब आप आ जाए तो मैंने आपको पूरी मंजर खींचती है वहां की। सूबाई हुकूमत का कोई लेना देना नहीं जी, चलें बिल्कुल सही है, लेना देना नहीं है। आपका यह मौक़िफ़ है, मगर जाहिद खान साहब का मौक़िफ़ है कि सूबाई हुकूमत इसकी जिम्मेदार है अमन व अमान की। कादिर मंदोखैल साहब, ये बॉर्डर मैनेजमेंट के मामला सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आते हैं या वफाकी हुकूमत ने, वजारत कानून, वजारत दिफा, इनके मातहत जो इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है और इन्होंने देखना है ये बॉर्डर मैनेजमेंट के मामला को? स्वात में जो हो रहा है, चित्राल में हो रहा है, दीर में हो रहा है, खुदा न खास्ता यहाँ पर डर ये है, और आज ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका इजहार किया कि यहाँ पर कदम मजबूत हो रहे हैं और इसके असरात नजर आ रहे हैं और वहां पर पूरा मुजाहरे हो रहे हैं स्वात में। कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, अगर आपका पहला सवाल की तरफ मैं तवज्जो दूं, क्या ये तालिबान अभी हमारी जो कौमी हुकूमत आई है अभी आई है, या इमरान नियाजी पहले से इन लोगों को दफातर खोलने के ऐलानात कर रहे थे? क्या आप भूल गए वो बात? क्या आप वो बात भूल गए हैं जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती थी, चारों वज़ीर आला होते थे, ये इमरान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उसमें शिरकत नहीं करते थे? क्या अमन अमान का जो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई चैप्टर नहीं है? क्या जो शख्स ये कहते थे कि जिसका नाम ही तालिबान खान रखा गया, तो अब वो हम ही कह रहे हैं कि हमने बॉर्डर से उनको अभी परसों छोड़ा? क्या आपको पता नहीं है जब इससे पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी स्वात पे, तो ये काबिज थे ही है, इस्लामाबाद के पहाड़ों तक पहुंचे, तो मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जो हुकूमत थी उस वक्त क्या इन सबको वहां से भगाए नहीं? तो आप सवाल ये, आज अगर आपका वजीर आला नहीं जा सकता है अपने हल्के में, आज आपके जो साबिक वजीर कौमी असम्बली के मेम्बरान है मुजदा, वो अपने हल्के से नहीं जा सकते, तो ये इनकी अपनी अमाल का नतीजा है। क्योंकि इन लोगों को दफातर खोलने का बिलावल भुट्टो साहब या जरदारी साहब ने नहीं ऐलान किया था, ये खुद इमरान नियाजी साहब ने ऐलान किया कि इनको दफातर खोल के दो। और फिर दूसरी बात यह कि जब ये भी असम्बली के फ्लोर पे जगह जगह ये कहे कि मैं तालिबान से बात कर सकता हूं, बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों से बात कर सकता हूं, मगर मौजूदा हुकूमत यानी साबिक अपोजिशन से मैं बात नहीं कर सकता हूं, ये चोर है सारे। तो आप मुझे बताओ, ये सारी चीजें तो एक तारीख का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। मोहतरमा जो इतने चीख चीख के बोल रही है और इतनी सब कुछ सारे पाकिस्तान को दाव पे लगाया है सिर्फ इमरान नियाजी के ऊपर, और ये कहते अवाम उनके साथ है, और मौजूदा इलेक्शन को जिसने रेफरेंडम करार दिया है, क्या इस बात की निशानदेही नहीं है कि वो रेफरेंडम कराची और मुल्तान ने उनको खिलाफ दिया है? और न सिर्फ खिलाफ दिए बल्कि 25,186 वोटों से इमरान नियाजी साहब और इनकी बड़े पीर साहब को शिकस्त दी। कराची में हमारे एक कारकुन ने हकीम बलोच ने उनको 10,000 से खुद इनकी सवाल ये शिकस्त थी। सवाल ये है कि इनके दाएं बाएं जो बैठे हुए हैं, जो कल तक गेट नंबर 4 की कुंडी खोलते और बंद करते थे, यही लोग उस और गलार है। और लिख ले, मेरी बात रिकॉर्ड पे रख ले, यही लोग, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, फवाद चौधरी हो, असद उमर हो, और इसके बाद दूसरे तीसरे हो, ये सारे जो है ना सुल्तानी गवाह बनेंगे इनके खिलाफ। सवाल ये कि आपने आपसे अपनी हुकूमत संभाली नहीं जा रही है, आपने आपसे अपना घर
घर जो पुख्तनख्वा में वो आपसे संभाली नहीं जा रही, आप चढ़ाई करने बैठ गए, मैं इस्लामाबाद में जाऊंगा चढ़ाई करूंगा। भाई आपने कौन से जबरदस्ती या हुकूमत पे कब्जा किए? आइन के आर्टिकल 95 सब सेक्शन 1 के तहत इसी आइन के तहत जो है ना, इसी सेक्शन के तहत बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें खत्म हो चुकी, जाम कमाल की और सनाला ज़ेरी साहब की, और इसी आइन के तहत 2 अदम एतमाद आ चुका है, बीबी शेख के खिलाफ और शौकत अजीज साहब के खिलाफ, वो नाकाम हो गई। आपकी अपनी नाइली, आपकी अपनी कोताही, और आपने जो वादे किए जनूबी पंजाब वालों से, आपने जो एमक्यूएम से किए, आपने जब बाप पार्टी से किए या मेंगल सब किए, वो तो आपने पूरे किए नहीं है। जो लोग आपको छोड़ के चले गए, हमें ज्वाइन किए, तो अभी भी मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये सिर्फ बढ़के मार रहा है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी दावे कर रहा है। जो शख्स डी चौक में आखिरी तकरीर की है कि 5 दिन बाद वापस आऊंगा, आज तो 5 महीने पूरे हो गए और कहते मेरे बैक डोर पे दरवाजे जो है ना, मेरी मुज़ाकरा चल रही है, हमसे तो नहीं चल रही है। ये जरा बता दे, ये इतने बहादुर आदमी है, XY का नाम बता नहीं सकता है, इस्लामाबाद में कौन है बता नहीं सकता है। कादिर मंदोखैल साहब, मैं तो नहीं, कौन आपकी ख्वाहिश क्या है? मैं कौम के लिए तो ये बेहतर है कि जी सुन ले, वही जवाब दे रहा हूं। कौम के लिए बेहतर तो यही है कि सिंध इस वक्त 90% पानी में डूबा हुआ है। जनूबी पंजाब आपका बारिशों ने सत्यानाश कर दिए। आपके अपने सूबे पुख्तनख्वा में डीए खान के, चारसदा के, नौशेरा का लोग पानी में डूबे हुए थे। आपके स्वाद के सारे, आपका जो होटल शोटल है सारे तबाह हो चुका है। अकल की बात तो यह है कि आप आइए, जैसे नवाज शहबाज शरीफ साहब ने, जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने असम्बली के पहले इजलास में 2018 के बाद आपको बोला था कि इमरान खान कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। आज मईशत की जो सत्यानाश आपने किए, आपके वजीरों ने जो टेलीफोन पकड़े गए साजिश के तहत, वो सारी चीजों के बाद आप जब श्रीलंका जी हाँ मंदोखैल साहब, जहां पर आपको इलेक्शन सूट करता है वहां तो आप इलेक्शन में जबरदस्ती जाना चाहते हैं, और सैलाब आप कहते हैं कि जी सैलाब का कोई असर नहीं है। जैसे कि आपने मुल्तान का इलेक्शन और ये जो ज़मीनी इलेक्शन मुलतवी हुए थे, उस पर आपने एहतजाज किया था कि क्यों मुलतवी हो रहे हैं। यहाँ मुल्तान और कराची में तो कोई सैलाब नहीं है, लेकिन वहां का जो इलेक्शन बल्दियाती इंतखाब है, वो शायद आपको लगता है कि आपकी पोजीशन वहां पर बेहतर नहीं है, तो आप इसलिए उस इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, और वहां पर नफरी की कमी का बहाना बनाया गया। ये आपकी मुखालिफ सियासी जमातें कह रही हैं। आप सियासी मुखालिफ जमातें तो जो मर्जी कह दे, वो तो आवाम समझ रही है। क्या अभी 4 दिन पहले मेरे एक पीपल्स पार्टी के कारकुन ने इनके कायद इमरान नियाजी साहब को 10 ऊँटों से शिकस्त नहीं दी है? क्या जिस सीट में मैं बैठा हूं 33 साल बाद पीपल्स पार्टी ने सीट जीती जालूम की मदद से, इनके कैंडिडेट को 6ठे नंबर पर बैठा, क्या वो सिर्फ कराची का हिस्सा नहीं है? मुल्तान आपके सामने 25,186 वोटों से शिकस्त दे चुका है उसको। यानी कराची के 2 सीटों पर इलेक्शन हुआ, एक कोरंगी एक मलीर पे। कोरंगी में जहां इमरान नियाजी साहब जीत गए तो वहां तो फर्स्ट क्लास है, और जहां इसके बराबर में हल्का है NA 237 मलीर का, वहां जो 10,000 से शिकस्त होगी वहां दांधी हुए। तो भाई एक शख्स से इसी तनख्वाह पे काम करेगा, खामखाब मीडिया वाले परेशान हो रहे, टॉक शो हो रही है, सब चीज हो रही है, ये इसी तरह बढ़ के मांगे। ये तो ये कहेंगे आर्मी चीफ मेरे मर्जी से लगाओ ताकि मेरी आगे जो है ना मेरे सपोर्ट करे, 1 पेज आ जाए। आप ये शख्स इसी बात पे कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले इसने कहा कि मेरे बैकडोर जो है ना उसे बात चल रही है। एक जमहूरी शख्स, एक शख्स जो इनकलाब की बातें कर रहा है, एक शख्स दीन और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, क्या वो शख्स ये खुल्लम खुल्ला बातें नहीं करे? ये तो आपके चैनल में, दूसरे चैनल ने दिखा दी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। सवाल ये आप तो कहे नहीं जी मैं तो इनकलाब लाऊंगा, मैं तो कुछ भी हो, आप बैकडोर पे आप खुद तस्लीम करें। सवाल ये है, बातचीत हो रही है शख्स को, बिल्कुल सही। तो ये क्या है? ये खुला तजाद नहीं है, ये दुगलापन नहीं है, ये क्या है? असदुल्ला खान साहब बिल्कुल सही है। मतलब ये इलेक्शन हुए, एक शख्स करे मैं इनकलाब लाऊंगा, दूसरी तरफ कह रहे मेरे रास्ते नहीं। इसका तो ये आलिया जवाब देंगे। सर मैं कौन होता हूं जवाब देने वाला, ये तो आलिया हमजा बताएंगे, हमारे साथ हैं। लेकिन एक आम बात यह है कि ये जो अभी इंतखाबात हुए हैं, इसमें अगरचे आप 2 सीटें जीत गए हैं, मगर इसमें पीडीएम के दरमियान इख्तलाफात की भी बहुत सारी खबरें हैं कि जनाब ANP और JUI आपस में नाराज हो गए हैं, और MQM और पीपल्स पार्टी आपस में नाराज हो गए हैं। तो इस पर मैं बात कर लेता हूं सर, अगर आप इजाजत दें, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद करते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि ज़िमनी इंतखाबात तो हो गए, कोई खुश है, कोई नाराज है, कोई इमरान खान से नाखुश है, कोई कह रहा है कि जी हमारी इत्तेहादी जमात ने हमारा साथ नहीं दिया। तो जाहिद खान साहब, ये क्या ANP भी इस बात पर नाराज है कि मौलाना फजल रहमान ने पेशावर में और चारसद्दा में ANP को सपोर्ट नहीं किया, उनकी जमात ने? देखिए, मैं पहले इस पे बात करना चाहता हूँ। वो जो बीबी थी उसने सही कहा, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा से है, नहीं उसको वहाँ का कोई इल्म नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो डेलीगेशन गया था 1 महीने हुआ, उसके जो हेड था वो उसका स्पोर्ट्समैन था हमारे सूबे का, तो वो किसने भेजा था? बैरिस्टर सेफ किसने भेजा था? वो डायलॉग किसके जरिए हो रहे थे? अब ये बातें डिनाई नहीं कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यही है कि जब आपके तालिबान आगे, ये जो अफगान तालिबान उधर बैठ गए, तो इधर इमरान खान ने एक स्टेटमेंट जारी किया, अगर आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि अफगानियों ने मुलाकात की जंजीरें तोड़ दी। मैं अब उस पर मैं आ जाती हूँ। तो हमने कहा था ये मैं बता तो बीबी बात करने मिनट में आलिया साहब आता हूँ आपके पास, मिल जाएगा जी। तो बात मुकम्मल हो जाए, मैं आपके पास आता हूँ जी। तो हाँ, मैं यही बात करना चाहता हूं कि जब ये उसने कहा, और फिर आपको याद होगा डायलॉग इनके वक्त में शुरू हुआ था, और जो हमारा सदर साहब इल्वी साहब है, उसने आप माफी का ऐलान भी किया था, आपको याद होगा, जिसपे हमने बहुत प्रोटेस्ट किया था कि भाई खून तो हमारा बह रहा है, आपने किससे पूछा कि आपने माफी का ऐलान किया? तो ये डायलॉग उस वक्त चल रहे थे। अभी आप मुझे बता रहे कि आप कहते हैं कि जी सूबाई नहीं है, तो ये सूबाई हुकूमत का काम है। हाँ, अगर उसको मुश्किलात है तो हम उस सूबे में रहने वाले, हमारी जिंदगी और मौत का और हमारे अंदर वाले नस्लों का है, तो चाहे बेशक इनकी हुकूमत हो, लेकिन ये असेंबली में लाए, सूबाई असेंबली में लाए, और हम सूबाई असेंबली में मिलकर इनके साथ, मरकज के साथ फिर बात करते हैं। अगर हमने नहीं किया तो फिर हम मुजरिम होंगे। और यहाँ तक ये बात करते हैं स्वात में तो न इनके में नहीं जा सकता है, न जो इसके वज़ीर-ए-आला साहब है वो नहीं जा सकता है, क्योंकि वो आम आवाम निकले। अभी इसका एक MPA गया वहां पे, आपको याद होगा, आपने तस्वीरें भी देखी होगी, तो वहां पे उनके बोतलें मारे, उनको वहां पे स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया। तो इनका ये सूरत हाल वहां पे हुआ। आप कहते हैं कि वहां पे अभी इमरान खान स्वात में भी जलसा करते ना, वहां पे तो करके लोगों को कहते भी हम आपके साथ है, लेकिन स्वात में तो गया नहीं है, पूरा मलाकन डिवीजन में नहीं गया। तो इस सूरत हाल में, जहां तक आपने बात की कि इलेक्शन का, एक मैं बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम PDM का हिस्सा नहीं है, ना हम PDM का हिस्सा है, ना पीपल पार्टी है, ठीक है। हमारे एक पहले अपोजिशन, जो मुत्तहिदा अपोजिशन था, हम उसका हिस्सा थे। अब चूंकि हुकूमत है तो हुकूमत का हिस्सा जरूर है, लेकिन ये कि हम एक दूसरे से नाराज है, मेरे ख्याल में ये गलत फहमी में है। हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। हाँ, इत्तेहाद का हिस्सा। मैं कहता हूँ कि हम अभी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन हम PDM का हिस्सा नहीं है। तो अभी अगर PDM का कल नहीं परसों मीटिंग होगा तो आपको पता चल जाएगा। वो तो फैक्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस हुकूमती इत्तेहाद में भी इख्तिलाफात की खबरें आ रही है ना सर, मुझे ये बताइए कि क्या सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं और मीडिया में चल रही हैं, इसमें कितनी हकीकत है कि आप इस बात पे अनहैप्पी हैं, नाखुश हैं कि जी चारसद्दा में और पेशावर में JUI को सपोर्ट करना चाहिए था, उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया? देखिए, ये तो इतराज उनको भी हो सकता है, लेकिन मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये जो शिकस्त है ना, और उनको भी है, क्या आपने उनको मैदान में सपोर्ट नहीं किया? सुन ले, मैं बिल्कुल सही, मैं मानता हूँ ना, एक बात अगर मैं न मानूं तो फिर मैं कहता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, आवाम को जब आप बिजली का बिल महंगा दे रहे हो, आप पेट्रोल महंगा कर रहे हो, आप कीमतों को कंट्रोल नहीं करोगे, तो हमने मार तो उससे खाई है ना, इससे नहीं खाई है मार, तो चूंकि हुकूमत का है। हालांकि हमें हुकूमत में कोई भी शेयर नहीं है। इस हुकूमत में आप देखें जितना भी कैबिनेट बैठा हुआ है, हमारा कोई एडवाइजर, कोई बंदा कोई है नहीं, लेकिन चूंकि हमने सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट की वजह से ये जो कुछ हुआ इलेक्शन में, ये हम समझते हैं कि ठीक है, वो अपने एक छोटी मोटी बातें जरूर होंगी कि इसने हमें वोट नहीं दिया या हमने उसको वोट नहीं दिया, वो अलग होंगे, लेकिन सबसे जो बड़े मसला है ना, वो हुकूमत की इस आपको ये आफ्टर थॉट आ रहा है सर कि सपोर्ट हमने क्यों किया था और क्या सियासी फायदा उठाया सपोर्ट करके इस हुकूमत को? जी नहीं, हुकूमत को तो हमने इसलिए सपोर्ट किया था, कोई सियासी फायदा तो क्या हमने उठाना था उससे, क्योंकि PDM का तो हम हिस्सा नहीं थे, लेकिन चूंकि जिस तरीके से मुल्क चल रहा था और तबाही बर्बादी की तरफ खारिजी पॉलिसी और अंदरूनी पॉलिसी जा रही थी, इसलिए हमने उसका साथ दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत इस पे काबू पाएंगे। अगर नहीं पाएंगे तो फिर यही होगा, आवाम का तो गजब से तो कोई नहीं बच सकता है, चाहे मैं हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई भी हो। वो तो जब आप जो आवाम की मुश्किलात पैदा करोगे तो आवाम तो अपना बदला लेती। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई अनहोनी बात नहीं है।
क्योंकि हमने हुकूमत को इसलिए सपोर्ट किया था कि हम समझते थे कि वो वाला हुकूमत जो थी, जिसने अभी वो खुद कहते कि मेरे पास इख्तियार नहीं था, तो 4 साल तो गुजारे थे, इख्तियार नहीं था, तो फिर क्या करते रहे? जब आपने कहा था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दिए, तो फिर यही होगा। दोहा माहिदा इनके दौर में हुआ, तो दोहा माहिदे में अपने लिए तो कोई रास्ता ले, कोई सेफ रास्ता तो ले लेते ना। असदुल्ला साहब, क्या बेहतर नहीं होता कि आप हुकूमत का एक ही नुमाइंदा बिठा देते, मैं उन्हीं का जवाब दे देती एक ही दफा, 2 हुकूमती नुमाइंदे बिठा दीजिए जवाब दीजिए, या फिर मुझे जितना टाइम दे दें आप। अलग अलग पार्टी है तो अलग अलग जवाब मिलेगा ना। जी चले जवाब दें, अब अलग अलग पार्टी है, उम्मीदवार 1 सेकंड, उम्मीदवार इकट्ठे खड़े करें। सही है, जाहिद खान साहब कहते हैं हमारे मौजूदात के एतबार से, आलिया साहबा, हमारे मौजूदात के एतबार से जाहिद खान साहब को हमने इसलिए जहमत दी है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का एक मसला है, फिर जेडीवाई के साथ उनके मामलात हैं, तो जाहिर है इसलिए हमने उनको बुलाया। नहीं, 1 सेकंड, देखिए वो उनके मामलात अलग होंगे, लेकिन मुझे अगर मेरी पार्टी पे क्रिटिसिज्म होगा तो मुझे उतना जवाब देना है। मुझे नहीं पता था कि आपने जवाब दीजिए ना, आपके पास वक्त है। मेरा खासा तीसरा बंदा एनालिस्ट बैठा हुआ है। नहीं, मेरे पास सब वक्त है। इनसे सिर्फ इतना पूछ ले कि इमरान खान के दौर में जो तालिबान खान के साथ, ये जो कह रहे तालिबान के साथ हमने मुज़ाकरात स्टार्ट किए थे, मुझे ये बता दें, अभी इन कैमरा ब्रीफिंग तो आप लोगों की हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर तो आपने बैठकर सारे अप्रूवल्स आपने दिए थे। इमरान खान कहां से आ गया उसके अंदर? और आप ये जो बात कर रहे हैं, कल तहसील मिठा सवात के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ है, सारे हमारे लोग वहां पर मौजूद थे, कोई शायद इन्होंने वो प्रोटेस्ट नहीं देखा। फिर उसके बाद आ जाए, इनको जो चीज है इन्होंने पीटीआई पे डालनी है, जो चीज है इन्होंने पीटीआई पे डालनी है। सूबाई हुकूमत जो हमारी है ना, सैलाब से भी उन्होंने बचाया है, तभी तो अवाम ने पेशावर में भी आपको मुस्तरद किया है, मर्दान में भी आपको मुस्तरद किया है, 4 सद्दा में भी आपको मुस्तरद किया है। अब आप आकर ये कह दे कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम उम्मीदवार एक ही खड़ा करेंगे, लालटेन के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान भी आकर बात करेंगे। और वहां पर सवाल तो मेरे दूसरे भाई से ये होना चाहिए था, तीसरी दफा आप बल्दियाती इंतखाबात से भाग रहे हैं जो, और उसके अलावा मलीर के अंदर इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं, कोरंगी के अंदर यानी कराची शहर के अंदर इनको डब्बों के अंदर जत्थे इकट्ठे करके सिंध पुलिस की सरपरस्ती के अंदर डब्बे भरने पड़ रहे हैं। और उसके बाद जब हम कह रहे हैं रीपोल में जाएं तो ये रीपोल से भाग रहे हैं। और मेरे भाई जिस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये 13-14% के टर्नओवर के ऊपर यहाँ पर आकर मैं उस पर भी आती हूँ, मैं आती हूँ। इतने खुश ना हो आप, अभी जनरल इलेक्शन आने वाले जिससे आप लोग भागे जाए। और भाई आ रही हूँ, मुझे अपनी बात को पूरी करनी है। मैंने आपको नहीं, असद साहब मैं किसी से नहीं लेती, इसलिए आप पहले इनको चुप कराया, पहले इन्हें चुप कराए। मैंने इनकी बात में मैं बिल्कुल मैंने 20 मिनट इन दोनों की बातें सुनी है। अब आ जाए, नहीं अब आ जाए, अगर आपको अपने सिंध के अंदर यानी अगली बारी तो सिंध से भी आप गायब हो जाएंगे। फिर आप आ जाए मुल्तान के ऊपर, मुल्तान के ऊपर हर वोट पे आप पैसे लगाएं। यहाँ पर जावेद हाशमी आपके साथ हो, गफ्फार डोगर आपके साथ हो, बाकी 40-50 और इकट्ठे कर लेने थे। अभी से आपकी लड़ाइयां हो गई हैं, जनरल इलेक्शन में आप कहां पर जाएंगे? मुझे सिर्फ इतना बता दे, वहां पर 40 लोगों को मिलाकर जो एक इलेक्शन आप लड़के जो उछल रहे हैं ना, और बाकी जो 10 सीटें पीटीआई ने आपको लीड से हराया, जहां पर आप लोगों की जमानतें जब्त हो रही हैं, वहां आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। तो फौरी तौर पर हमारा तो कोई, मैं कहती हूँ कोई वोट बैंक ही नहीं है, तो छोड़े इक़्तिदार, जनरल इलेक्शन में जाए। फिर यहां आकर इन भाषण की क्या जरूरत है? एएनपी वाले वहां से बैठे हुए हैं, सिंध में आप लोग बैठे हुए, वैसे आपको यहां पर इक़्तिदार में बैठने का शौक है, लेकिन अवाम तो है ही नहीं हमारे साथ। हमने इसी तनख्वाह पे काम करना है। तो मेरे भाई, अगर अवाम हमारे साथ नहीं है तो क्यों डर के भाग रहे हैं? आप फौरी तौर पर इलेक्शन में क्यों नहीं जाते? और आप जिसकी बात करें, अब्दुल हकीम खान हमारा वर्कर, आपका वर्कर शायद कभी पीएमएलएन नहीं होता था, आपका वर्कर शायद कहीं और नहीं होता था। किस हल्के में इनकी जमानतें जब्त हुई हैं?
मैं बलीर के अंदर जो इन्होंने 10,000 के अंदर लेकर 4,000 का इनका बीच में अपना वोट डाला हुआ है। और उसके अलावा क्यों किसी ने नहीं देखा है कि अब्दुल हकीम बलोच किस तरह से आकर जत्थे लाकर, और कौन कौन सी वीडियोस नहीं आई है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किस किस की बात कर रहा है। तो इनसे पूछे ना, जब आपको रिगिंग करनी पड़ जाए, जब आपको आकर जत्थे जाना चाहिए ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, फिर आप आलिया साहबा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं जा रहे हैं आप सबूतों को लेकर? यहाँ आकर 1 2 3 हम तो गए हैं। कल इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मैं रीपोल नहीं कर रहा, ये कल की बात है। हम तो गए हैं, हम तो दोबारा भी जा रहे हैं कि हमें बल्दियाती इंतखाबात में जाना है। हम तो इनकी तरह इलेक्शन से नहीं भाग रहे हैं। हम तो जिस तरह PP7 का मुकदमा लड़ा था, जहां पर जान के हराया गया था, उसी तरह हम तो यहां पर भी रीपोल की बात करें। हम तो कह रहे हैं डस्का के जब 22 पोलिंग स्टेशन के ऊपर उन्होंने पूरा इलेक्शन भी नहीं माना था, तभी तो हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गए हैं इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट, हम कह रहे हैं आप रीपोल कराएं, और वो कह रहे हैं मैं आपको एंटरटेन नहीं कर सकता। और ये यहाँ पर आकर नहीं, अब एक तो वही बात है ना, इनकी बातें 10-10 मिनट सुने और ये मेरी 1 मिनट सुनने को तैयार नहीं है। मसला इन लोगों के साथ ये है कि नाकामी वजीर दिफा की है सवात के अंदर, नाकामी इन लोगों की हुकूमतों की है जो मिल मिला के हुकूमतों में बैठे और फिर टॉक शोज में आके ये चाहते हैं कि इनको अकेला अकेला टाइम मिले। इनकी नाकामियां हैं। वैसे ये इतना संजीदा मामला है कि इसमें एक दूसरे पर ब्लेम करने के बजाय मेरा ख्याल है कम से कम ये मौजूद तो ऐसा है आलिया साहब जिसमें क्रॉस बोर्ड सबको बैठ जाना चाहिए, क्योंकि एएनपी जो है, आप मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, एक जमाने में एएनपी को मुज़ाकरात करना पड़े थे। एक सेकंड मेरी बात अब सुन लीजिएगा, मेरी बात बहुत आराम से सुन लीजिएगा। जब मुराद सईद चीख चीख के कहता रहा कि मेरे सवात का अमन तबाह हो रहा है, तो तब ये लोग तो मजाक उड़ाते थे, तब तो ये लोग कहते थे सवात में तो ऐसा कुछ नहीं रहा। यहाँ पर तो 3 हफ्ते पहले की स्टेटमेंट है कि सवात के अंदर सब अमनो अमान है। उसके बाद नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मैं ये आप जरदारी साहब आकर कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का क्या पता है। आज आप ये कहते हैं मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, हमें सब कुछ पता है। हमें ये भी पता है कि सवात के लोग अपने अमन के लिए निकले हैं, खुद निकले हैं। ANP को उन्होंने घुसने नहीं दिया, JUIF को घुसने नहीं दिया। कल मिठा तहसील के अंदर जो हुआ है वो मुराद सईद की सरबराही और उसमें हुआ है। वो देख ले कल का, वो कल का जलसा देख ले। नहीं, वो कल का देख ले जलसा। अवाम जिसके साथ खड़ी है ना, उसी के साथ खड़ी है। आप लोगों के साथ जो हो रहा है ना, वो अभी भी नविश्ता दीवार समझे। जितनी देर करेंगे उतनी जल्दी अवाम आप लोगों को घर भेजेगी। मुझे चले मुझे जरा इजाजत दीजिएगा, मैं एक और मौजू पर भी बात करना चाहता हूं कादिर मंदोखल साहब से। कादिर मंदोखल साहब, ये पुराने केसेस से अगरचे 2015 से अपीलें आई हुई थी आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ नैब की, और नैब ने आज वो विड्रॉ कर लिए हैं। नैब कह रही है कि जी हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं पूरे, जिसको 8 साल से वो अपील करके बैठे हुए थे। इसके अलावा अब कुछ दिन पहले FIA का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था, अब उसमें भी बरियत शहबाज शरीफ साहब को मिल गई। अवाम में एक तासुर ये बन रहा है कि इस वक्त इस हुकूमत को जो है वो नैब के की तरफ से फेवर्स मिल रही हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मरियम साहबा बनी हुई तो नैब पर यह इल्ज़ाम लगा कि नैब ने ये उन सवालों का जवाब भी नहीं दिया जजेस को जिन सवालों का जवाब उनके पास मौजूद था। ये महज इत्तफाक है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिल रहा है, यहाँ लाहौर की अदालतों से भी रिलीफ मिल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिल रहा है, या नैब ने वापस ही ले ली। खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो इसमें इतना ज़्यादा रोल नहीं है। तो ये क्या महज इत्तफाक है? इमरान खान जाहिर है आपके सियासी मुखालिफ हैं, वो ये कहेंगे कि और वो कह रहे हैं कि आप आए इसीलिए हैं हुकूमत में ताकि आप अपने केसेस ख़त्म करा सकें। चलो थोड़ी देर के लिए मैं फ़र्ज कर लेता हूँ, क्या गोगी के खिलाफ पंजाब एंटी करप्शन केस ख़त्म हुआ गया, वो भी मज़े इत्तफाक है। क्या शेरी मज़ारी साहबा की बेटी के लिए जो अदालत रात 12 बजे खुली थी और उसको रिलीज़ दिए इतनी बड़ी गालियाँ देने के बावजूद, क्या वो भी मज़े इत्तफाक था? क्या पंजाब हुकूमत के जब ये बदल रहा था, पंजाब हुकूमत PTI आ रहा था, क्या दीवारें पलांग के और रजिस्ट्रार पहले से पहुंचा हुआ था और पिटीशन बाद में, क्या भी महज इत्तफाक था? क्या इसके अलावा जो 9 साल पुख्तनख्वा की नेब ताले लगे हुए थे, क्या
वो भी इत्तेफाक था। तो सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें को आई, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक और चैनल में इनका वकील अली जफर साहब सेनेटर मेरे साथ बैठे हुए थे और वो मान गए कि मौजूदा हुकूमत आईनी हुकूमत है। आप उठा के देख ले GTV का रिकॉर्डिंग, अभी वहीं से मैं आ रहा हूं। वो दूसरी बात, क्योंकि आइन के आर्टिकल 95 क्लास 1 के तहत ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा एक जिद्दी शख्स को शिकस्त हुई है। शिकस्त किस बात की हुई है कि जो इत्यादि उनके साथ थे 2018 में हमारे 162 MNA थे, इनके 150 थे। इनके साथ जो लोगों ने, मैं नहीं कहता हूं किसने इलाके दिए, बा पार्टी, MQM, काफ लीग और आपका मेंगल सब की, ये सारी पार्टी ने उनका साथ दिए। जनूबी पंजाब के धड़ल्ले हैं, एक एक के साथ उसके वादे की खिलाफवर्जी की, उन्होंने उनको छोड़ के मौजूदा हुकूमत, जैसा भी हमारे मोहतरम ANP के सेनेटर साहब बता रहे हैं, यकीनन मैं एक चीज बताऊं कि मौजूदा हुकूमत जिस तरह वो श्रीलंका बनाने का ख्वाब देखा, जिस तरह खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े की साजिश किए, जिस तरह उनकी वजीर खजाना की, पंजाब की, पुख्तनख्वा की और शौकत तरीन की ऑडियो टेप पकड़ी गई है। सवाल ये कि सारी चीजें उनको नजर नहीं आ रही है। ये कह रहे मुराद से ही चीख चीखे बोल रहा था। बात यह है कि यही है, अभी भी टीवी पे ये चल रहा है कि आपका तर्जुमान जो है ना वो तालिबान के साथ बाकायदा मुज़ाकरात कर रहे थे, आप तालिबान के दफ्तर खोल रहे थे, आप तालिबान को वेलकम कर रहे थे। आज जब अपनी सर पे पड़ी है तो आपकी चीखें निकल रही है, चीखें तो आगे भी निकलेगी। जब गोगा गोगी का करप्शन केस आएगा, चीखें तो सुनना, अब सुनना, अब आप सुन लेना, आपने आधा घंटा डायलॉगबाजी की, किसी और की बात भी सुन ले। आपका इलेक्शन कमीशन की जो फाइंडिंग है वो 350 कंपनियां, वो सारी चीज आपके सामने आने वाली है। आपके जो तोशाखाने के 58 आइटम गायब है, उसके ऊपर सारी चीजें आने वाली, ये बच नहीं सकता है। और फिर उसके अलावा जो आधारों के खिलाफ उन्होंने बात की, अपने जो फंडर थे अमेरिकन एजेंटों के जरिए, शहबाज गिल की बात करो या वो जुल्फी बुखारी की बात, इन लोगों के सामने ये जो गाली गलोच पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, असदुल्ला खान साहब बता दें, कभी आपने ये ऐसी तहजीब और ऐसे तमीज और ऐसे लेक्चर कभी देखा जो इनके कायद ने उनको दिए? क्या इनके अपने दौर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और PTU के ऊपर हमला नहीं किया? क्या आरिफ अलवी आज भी इख्तियारी नहीं है, आज भी मुलजिम नहीं है? क्योंकि एक सदारती उसको इस्तिस्ना हासिल है, इस वजह से वो सदारती महल में बैठा हुआ है। क्या इमरान नियाजी साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले इख्तियारी नहीं थे? क्या इस्लामाबाद के ATC कोर्ट में नहीं थे? सवाल ये सारा आईना, मैं ये समझ रहा हूं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं कि मौजूदा हमारी हुकूमत ने बड़ी बर्दाश्त से काम लिए, बड़े तामुल से काम लिए, बड़ा सोच के इनके खिलाफ केसेस कर रहे हैं। नहीं तो मैं एक चीज बताऊं, उनके खिलाफ ये नेप के केस और वो जो खातून को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर उसमें यरगमाल बनाया, और वो जो वीडियो जिसने नेप के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके उसे सारे ये गलत धंधे कराए, जो आज वही नेप कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी के खिलाफ फुट स्टेट तक नहीं मिल रही है। आप वही नेप है जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जो है ना वो केस वो जीत रहे, क्योंकि इनके पास कोई नहीं। ये जिसमें स्विस अदालत ने 2003 में बेनजीर साहब को और आसिफ जरदारी साहब को गुल्टी करार दिया था। अब इनको खामोश करा है। अब और ये वही केस नहीं है जो परवेज मुशर्रफ के NRO की वजह से खत्म हुआ है। जो किसी घर को नहीं छोड़ता है, जो किसी करप्शन को नहीं छोड़ता है, जो किसी चीज में। आप खामोश मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात सुन लेना। आप अगर नहीं बोलेंगे मैं नहीं बोलने दूंगा। आप मेरी बारी है, मुझे आप सुन के नहीं आप टोके तो सही इनको समझ। आपने झूठ तो आपका मुझे एक ब्रेक भी लेनी है मंदोखैल साहब, एक ब्रेक मुझे लेनी है, मुझे एक ब्रेक लेने दे सर। मैं ब्रेक एक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आके फिर आप सब अपनी अपनी बात कर लीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा खुशामदीद कहते हैं जाहिद खान साहब। अभी आपने कुछ देर पहले ये फरमाया था कि इलेक्शन में जो नताइज आए सामने उसमें हुकूमत की जो पॉलिसीज थी या मुश्किल फैसले थे उनका भी एक किरदार था। जाहिर है बिजली के बिल महंगे हुए और उन सब का असर आपके ऊपर पड़ा। जो फैसले शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, आसिफ जरदारी साहब की इत्तेहादी हुकूमत ने, इन लोगों ने लिए, आपको उसमें कोई शेयर नहीं मिला हुआ लेकिन नुकसान का शेयर आपको मिल गया, ये आपने फरमाया। लेकिन क्या इस बात पर कोई तशवीश है और बतौर इत्तेहादी आप हुकूमत से ये पूछते हैं कि आपकी पॉलिसीज आइंदा दिनों में अगले 6 महीने की पॉलिसीज क्या हैं? और ये डॉलर जो है ये नीचे नहीं आ पा रहा और इसहाक डार साहब के आने के बाद भी खातिर खा फर्क नहीं पड़ा और ये वापस ऊपर जाना शुरू हो गया है, तो इसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपकी मुआशी पॉलिसीज हैं क्या ये इस पर आपको तशवीश है और ये सवाल करते हैं आप अपनी इस हुकूमत से? बिल्कुल असद, ये आपने सही सवाल किया और हम हमेशा के लिए मुझसे करते हैं। और हम टॉक शोज में भी मैंने कई बार इनकी नुमाइंदा आया मुस्लिम लीग का और मैंने उसको यही बात की है
कि अगर हम ये चीखते रहे कि इमरान खान ने सब कुछ किया, तो ये तो हमें पता था कि किया था। तो हमने क्या, अभी अगर हम कोई रोड मैप नहीं देंगे आवाम को, तो यही होगा जो अभी हुआ। ये सही आप कह रहे हैं, हमारा, हम तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि इत्तेहादी हुकूमत की है तो असरात हम पे पड़े। जहां तक मैं इसकी बात करता हूं, देखिए हमारी इंतजामिया सारी पुलिस प्लेज पे उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हम वो रोना नहीं रोते हैं, ठीक है, हो गया। क्योंकि अभी जो कमिश्नर पेशावर है, उसका बाप पीटीआई का सेनेटर है, वो वहां बैठा है, वहां पे आपके एलिटरीज को आपने बिठा दिया, टीचर्स को आपने निकाल दिया, टीचर्स को आपने पोलिंग स्टेशन में नहीं तैनात किया है, आपने वो किया। लेकिन हम इन बातों में नहीं जाते, बस हो गया, हम मान गए। अब हम ये भी कह रहे हैं कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है हमारी सूबे का, हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। ये बीवी कह रही है कि जी वहां पे हमारे लोग गए हैं, इनके एक बंदे का नाम मुझे बता रहे स्वात में कि किस जलसे में, किसी जुलूस में गया है। मुराद सईद तो पिंडी में जलसा कर रहे, उधर तो जा ही नहीं पा रहे। तो मुझे ये बता दे कि ये कह रहे कि देखिए हमने अपने 1200 लोगों को शहीद करवाया था, मेरे घर उड़ा, मेरे भाई पे गोलियां बरसाई, मैं इफ्तिखार का बेटा शहीद हो गया, बशीर बिलोर हो गया, हारून बिलोर हो गया। हमने तो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए तो बहुत कुर्बानी दी है, लेकिन हम उस पर कोई नहीं जिताते, क्योंकि हमारा मुल्क है और इसके लिए हम कुर्बानी देते रहेंगे। हम ये समझते कि अभी महीना पहले ये बैरिस्टर सेफ गया हुआ था डायलॉग के लिए अफगानिस्तान, किसने भेजा था, वो किसके नुमाइंदा था, वो मरकज का नुमाइंदा था या सूबे का नुमाइंदा था। तो हमारे लिए सबसे मसला तो वो है। इलेक्शन तो होते रहते हैं, हार भी होते हैं, जीत भी होते हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। 2018 के इलेक्शन में जितना सबसे बड़ी धांधली हुई थी, तो उसका खामियाजा वो लोग भी भुगत रहे जिनने धांधली करवाई थी, और वो भी भुगत रहे जो कहते कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं था जब हम बैठे हुए थे। तो हम तो इन चक्करों में नहीं पड़ते। हम तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मेरे सूबे का अवाम का जो हमारे अंदर वाला नस्ल है, मुझे उसका गम है कि वो कैसे सर्वाइव करेगा। क्योंकि आप सिर्फ स्वाद नहीं है, अभी तो आपके सेटल एरिया में भी आया। अभी आप उस दिन आपने पेशावर में पुलिस पे अटैक नहीं हुआ, तो आपकी फोर्सेस तो रोज वजीरिस्तान में आपके आर्मी पे अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन पहले तो हम कहते थे कि ये जी हमारे दुश्मन है अशरफ गनी, तो अभी तो हमारे दोस्त बैठे, तो ये दोस्त से बातें करें ना कि भाई तुम लोगों ने जो कुछ हमारे साथ दोस्ती की नभाई, तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही साहब, ये तो तशवीश की बात है, बिल्कुल सही है। मैं अगेन पहले भी मैंने कहा कि इस पर तो सारी सियासी जमातों को सियासत एक साइड पर रखकर इस अमन अमान के इशू पर बैठ जाना चाहिए और अपने इख्तिलाफात को भुला देना चाहिए। जी आलिया साहबा। असदुल्ला साहब, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है, ये लोग हुकूमत के इत्तेहादिया हुकूमत में बैठे हुए हैं, फिर आकर टॉक शोज पे रोना क्यों रो रहे हैं? मतलब इनसे पूछना चाहिए था, सवाल तो आपको करने चाहिए थे इनसे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, वहां पर ये गेटियां खेल रहे थे, कर क्या रहे थे उसके अंदर? वहां पर ब्रीफिंग ले रहे थे कि तालिबान से कहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं, किस स्टेज पर पहुंचे। फिर ये जीरो से स्टार्ट करते हैं दोनों मेरे भाई, फिर मुझे इनको वही जवाब देना पड़ता है। फिर आप आ जाए जाहिद साहब की बात को मैं इस वक्त के जो भी है इलेक्शन में, और इनसे कहे जो सारी डिमांड्स हमारे आगे रख रहे हैं ना टॉक शो में, जरा जाके अपने वजीर आजम साहब के आगे रखे, उनसे पूछे अशरफ गनी के साथ उन्होंने क्या करना है, उनसे पूछे तालिबान की हुकूमत के साथ क्या करना है। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आज जो आप ये बात करते हैं, इमरान खान वो बंदा था, एक सेकंड प्लीज, इमरान खान वो बंदा था, एपीएस का जब हुआ था ना, तो इमरान खान अपना धरना छोड़कर एपीएस की मीटिंग में बैठ गया था। इसलिए ये छोड़ दे मफाद परस्त कौन है और अवाम के साथ कौन है। इतना लंबा चौड़ा भाषण इन लोगों ने, एक सेकंड प्लीज, इतना लंबा चौड़ा भाषण मेरे दूसरे भाई ने दे दिया। तहजीब तमीज 2 दिन पहले की राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जरा इन्हें वो भी सुनवा देनी थी। कौसर काजमी की है जो औरतों को कैसे गालियां निकालते हैं, ये तो नई गालियां हम तो नहीं, लेकिन आप हर जलसे में आलिया साहब जब ये कहते हैं कि जी ये आए अपने केसेस खत्म कराने के लिए हैं और एहतसाब ये नहीं होने दे रहे, तो जवाब में वो ये कहते हैं ना कि आपने खूंखां में जो केसेस बड़े बड़े उसका क्या हाल हुआ, वो नहीं आपको नजर आ रहा है? असद साहब एक सेकंड आलिया भाई ये बता दो ना, इमरान न्याजी ने खातून के बारे में क्या कहा, जरा बताएं आप। असद एक मुकम्मल करने फिर मैं मंसूर साहब आपके पास आता हूं, वक्त कम ही रह गया है, आप ही के पास बता देना, आखिरी सच बातें करें ना के लिए आ रहा हूं, सच्ची बातें कर देना। जब मैं देखे आपके दलालबाजी से हुकूमत नहीं होने वाला है। वो है एक अदीब, आप बता देना खातून जर्नलिस्ट के खिलाफ जो बात की इमरान न्याजी ने, वो बता देना। भत्ता ले लिए, 1 मिनट खामोश हो जाए।
अद्दी लेती है इनकी हर ईंट पत्थर। आपके वज़ीर-ए-आज़म चेता वज़ीर-ए-आज़म ने खातून जर्नलिस्ट के बारे में असदुल्ला खान सवाल कर मंजूर खैल साहब मुकम्मल कर लेने के बाद फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा ताकि फिर हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे। 2-3 मिनट रह गए आज का है, सिर्फ 1 सेकंड, नहीं 1 सेकंड, इनसे पूछे ना, उस गोगा का जरा हिसाब करें जिसके अगेंस्ट आज नैब ने अपील्स भी वापस ले लिए, क्योंकि आज NRO 3 तो कंप्लीट होना था, अगले इलेक्शन भी तो अनाउंस होने हैं ना, तो ये कहां से ये भत्ता शत्ता जो खोरी है ना, ये अब अवाम आपको सिंध में बिल्कुल सही है। चले इसका जवाब आप ले लीजिए। मुझे तोशाखाना पे बात ये बताएं मंजूर खैल साहब, 1 सेकंड, ये फराह गोगी का बहुत जिक्र करते हैं आप, उनके खिलाफ वो रेफरेंस लाना चाहिए ना ताकि आप उनका मुकदमा चलाएं। 1 सेकंड, नहीं जी मंजूर खैल साहब बहुत कम रह गया। आलिया साहब जवाब दे दीजिए। इनसे पूछे ना, 4 गाड़ियां, नहीं 4 गाड़ियां जो लेकर गए तोशा खाना, जो रेफरेंस है या यूसुफ रजा गिलानी का जो हार का रेफरेंस है या यूसुफ रजा गिलानी का जो चलें जवाब ले लें, अब जवाब ले लें, क्यों नहीं करते हैं? जवाब ले लें आलिया साहब, जवाब ले लें। मुझे जवाब नहीं, इनसे सबसे पहले सवाल पूछे कौन सा आईनी तरीका था जिस पर अख्तर मेंगल ने आज आकर कहा है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब तो देने में वक्त कम रह गया। हुकूमत में धकेला जाता है। अगर आज जो इदारों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं बैठ के, तो किस आईनी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हुकूमतें गिराई हैं, आज वो आईनी तरीका भी तो बताए ना जो ये यहाँ पर बैठकर अब अपने पर्क से एंजॉय करे, तो अवाम में जवाब आ जाते हैं। और जो फ्रॉड करने वाले हैं, जो करप्शन करने वाले हैं, उन पे पूरी अच्छा बस ठीक है आलिया साहब, आपका जवाब आ गया। जी मंजूर खैल साहब मुख्तसरन सर जवाब दीजिएगा। ये यहाँ पर NRO 3 के चक्कर में वहां से हिल नहीं सकते। किसका बता दूं? बता देती हूँ, आप पूछे जी मंजूर खैल साहब, बता देती हूँ मैं आपको। जी करप्शन भी इन्होंने मिल मिलाकर कर दिया और आखिर में मंजूर खैल साहब जी मेरा सवाल यह है कि आप फराह गोगी का बार बार जिक्र करते हैं, रेफरेंस क्यों नहीं लाते उनके ऊपर? रेफरेंस लाएं, बनाएं और मुकदमा चलाएं। अगला हट जाने का नोटिस इन्हें वो करे गोगा गोगी का। अभी देखो इनको चुप तो करा ना, ये तो तमीज है इनकी, यही तो कल्चर है इनका। अब आप देखें बोलने नहीं दे रही। आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस असदुल्ला खान साहब अगर इस तरह तमीज़दार लोगों के साथ बिठाना है तो आइंदा मुझे मत बुलाया करे, ठीक है? आप मुझे बताओ, कल इमरान नियाजी ने गरीदा फारूकी जो एक जर्नलिस्ट इनके कान गूंज रहे हैं, असदुल्ला खान साहब। अच्छा चलिए मैं मेरे पास खत्म ही हो गया। आप अगर 1-2 जुमलों में कुछ कहना चाहें तो प्लीज बोली नहीं, मुझे जवाब तो सुन लेना। खत्म कैसे हो गए ना आप इनको चुप तो कराए ना, ये कमाल तो नहीं है करे आप अगले की सारी बातें सुन रहे, मेरी जवाब ही नहीं सुन रही। आप इमरान नियाजी के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं तो आपको बार दे रहा हूं माइक, आप अपनी बात तो कीजिए ना सर। ये जरा बताए ना, ये एक आदमी की अगर माँ बहन की इज्जत है तो आप इनसे सीख ले। गरीदा फारूकी के बारे में आपकी जर्नलिस्ट बहन है, सवाल ये है कि इनकी सारी चीजें गाली गलौज आप देखें, आप जो इज्जत करेगा आप असदुल्ला खान देख लें इनकी। गरीदा फारूकी ने क्या इज्जत की है। चलें बहुत शुक्रिया कादिर मंजूर खैल साहब, हमजा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।